सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक बार ये आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में 4.13, इसमें दो पार्ट्स है, तो एक बार पहले पार्ट हम ए पढ़ेंगे, फिर सेकंड बार पार्ट बी करेंगे, ठीक है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ एक बार वो लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को साथ साथ में समझते हैं। आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास 30, ठीक है। द रेडियस ऑफ द कॉइल, आपको कॉइल का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 8/100 मीटर, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया फ्रैक्शन में। और जो इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, वो ये आपको कितनी दी हुई है? वो दी है आपको 6 एम्पियर। और जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो कितनी दी हुई है? 1 टेस्ला, ठीक है। साथ में ही फिर से बोलता है द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। ध्यान रखना, आपके पास ऐसे केसेस में जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो वहां पे एक टर्म होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दैट इज द नॉर्मल टू द लूप, ठीक है। तो जो आपको थीटा एंगल दिया हुआ है वो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिया हुआ है, तो थीटा आपके पास कितना है? 60 डिग्री। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दिया जाता है। अगर वैसा केस दिया हो तो आपको 90 में से उस एंगल को माइनस करके थीटा की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, प्लस। अब वो कहता है इसमें जो भी टॉर्क लगेगा उसका काउंटर टॉर्क कितना होगा। इस पार्ट को समझिएगा, काउंटर टॉर्क का मतलब क्या है। हमने 11th क्लास में स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा। स्प्रिंग के साथ क्या होता है कि अगर हम स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर अंदर की ओर धक्का देते हैं तो उसके पास टेंडेंसी रहती है 10 सेंटीमीटर बाहर आने की। तो वहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, सिमिलरली रोटेशन में क्या लगेगा आपके पास? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये काउंटर टॉर्क के बारे में जो बात कर रहे हैं यहां पे वही है। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है, कि एक्सप्रेशन क्या यूज होगा। इसके लिए टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन होता है NIAB साइन थीटा, ठीक है। तो n आपको गिवन है, कितना गिवन है? n आपको 30। आई भी आपको गिवन है, आई कितना आपके पास? 6 एम्पियर। एरिया भी निकालने की बात नहीं हुई, एरिया हम अलग से निकाल लेंगे यहाँ पे। और सर्कुलर लूप है तो एरिया कितना होगा? πr²। कॉमन सेंस है वो वहां पे। बी भी आपको गिवन है, थीटा भी आपको गिवन है। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। हाँ, कैलकुलेशन शायद किसी किसी क्वेश्चन में मुश्किल हो सकती है, इसमें ट्राई करके देखते हैं क्या हमारे पास। अगर मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, टाउ इज इक्वल टू एन, एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 30। आई की जगह क्या आ जाएगा? 6। एरिया की जगह πr² इंटू बी की क्या वैल्यू गिवन है आपको? 1 और साइन 60 डिग्री, ये वैल्यू बनती है। एरिया की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। टाउ इज इक्वल टू 30 इंटू 6, पाई को एज इट इज रहने दो भी पाई की तरह। r² की जगह क्या आ जाएगा? 8/100 इंटू 8/100। 1 को अब स्किप कर रहा हूं मैं यहां से, इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये रहेगा। ये कैलकुलेशन में ये एक इससे पार्ट कट गया, आपके पास एक 0 से एक 0 वाला पार्ट कट गया। आपके पास क्या बन गया? टाउ इज इक्वल टू 64 इंटू 9 √3 डिवाइड बाय 1000। तो आपके पास ये आ गया। अब 9 इंटू 64 अगर मैं करता हूं तो 576 √3 ये मेरे पास आंसर आता है। बट आपको कंप्लीट कैलकुलेशन में अगर करना है तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.73 और पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की होती है 3.14। इनको सबको लिख कर मल्टीप्लाई कर लो।
तो टाउ इज इक्वल टू 576 इंटू 1.73 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 1000। तो अप्रोक्सीमेटली टाउ की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3.129, जिसको अगर हम 2 डिजिट तक ले तो वैल्यू कितनी है 3.1। यूनिट क्या होता है टॉर्क का? न्यूटन मीटर। याद रखिएगा न्यूटन मीटर को जूल नहीं लिखना, क्योंकि टॉर्क की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जिसको न्यूटन मीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.13 का ये था पार्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर 4.13 का हम पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं। ए में हमने टॉर्क की वैल्यू निकाल दी, मगर ध्यान रखिएगा जो टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली है उतना ही काउंटर टॉर्क होगा, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क भी उतना ही होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड की टर्म से दोनों चीजें इक्वल है। एग्जाम्पल, अगर हमारा टॉर्क क्लॉकवाइज है तो काउंटर टॉर्क या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट। अब क्वेश्चन नंबर 4.13 का बी पार्ट, एक बार बी पार्ट रीड कर लेता हूं मैं आपके लिए। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? ब्रैकेट में एक और चीज लिखिए, ऑल अदर particulars are also unaltered। ध्यान रखना, वो कह रहा है पहले केस में आपके पास जो ये एरिया था, ये जो ए की बात कर रहा है, ये एरिया, ये सर्कुलर लूप थी। वो कहता है सर्कुलर लूप को छोड़ के आपने रेक्टेंगुलर लूप ले ली, स्क्वायर लूप ले ली, हेक्सागोनल लूप ले ली, किसी भी फॉर्म में आपने कोई लूप कंसीडर कर ली, तो क्या टॉर्क की वैल्यू सेम रहने वाली है, चेंज होने वाली है? समझना कंडीशन, क्या मेरा एरिया चेंज हो रहा है? मैथमेटिकल कंडीशन क्या मेरा एरिया चेंज हो रहा है? अगर पहले वाले केस में मेरे पास एरिया इतना था पाई आर स्क्वायर, तो अगर मैं शेप चेंज करता हूं तब भी एरिया मेरा कितना रहता है, वो लेट इट बी। अगर मेरा एरिया कुछ भी बन रहा है तो दोनों केसेस में शेप चेंज करने से एरिया मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरे टॉर्क में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका भी, कि मैथमेटिकली इस केस में कुछ भी चेंज नहीं होना। अगर आपके पास काउंटर टॉर्क या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क 3.1 न्यूटन मीटर आता है, तो अगर आप शेप चेंज कर देते हो, एरिया सेम रखते हो, तो आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी टॉर्क कितना आने वाला है 3.1 न्यूटन मीटर। बी पार्ट इतना सही था। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम।